नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से खूब स्वस्थ होंगे, खूब व्यस्त होंगे और खूब मस्त होंगे। कोरोना से डर नहीं रहे होंगे, लेकिन बचाव ज़रूर कर रहे होंगे। थोड़ा-थोड़ा डरना ज़रूरी है ना? कहते हैं ना डर किसको नहीं लगता, गला किसका नहीं सूखता। तो जुकाम किसको नहीं होता, सबको हो सकता है। डरना थोड़ा-सा ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा डर हमको बचाता है। एग्ज़ाम से भी जैसे हम डरते हैं तो पढ़ते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियाँ मापने का मात्रक बराबर है किसके? प्रकाश वर्ष में दिया हुआ है कितने प्रकाश वर्ष के 4.25 3.25 4.5 3.05 कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक बताइए उत्तर दीजिए और फिर मेरे द्वारा मिला बताए गए उत्तर से मिलान करिए और इस प्रश्न का सही उत्तर कौन कौन दे चुका आप सभी का स्वागत है सब नाम मैं पढ़ रहा हूँ सबका नाम मुझे दिख रहा है मुझे पता है ना कौन कौन लोग आए होंगे और इसका सही उत्तर क्या है सही उत्तर है 3.25 प्रकाश वर्ष एक जो पार्सेक होता है अगर मीटर में व्यक्त करें तो 3 गुणे 10 की घात 16 मीटर के बराबर होता है 10 टू पावर 16 मीटर प्रकाश वर्ष में अगर देखें मीटर में चेंज करें प्रकाश वर्ष को तो 9.46 इंटू 10 रेस्ट तो 15 मीटर 10 की घात 15 मीटर होता है और एक पार्सेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष होता है अगर करेक्ट बिल्कुल देखें लेकिन 3.25 दिया है तो वो भी सही माना जाएगा मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है चार ऑप्शन आपके सामने है एलिथ्रिन एट्रोपिन आइसोप्रोपाक्सीफिनाइल बेंजीन हेक्साक्लोरोफिन कौन सा रसायन होता है कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ ठीक है ऑल आउट गुड नाइट मतलब इस तरीके के जो मच्छर भगाने वाले रसायन है जो दवाएं हैं उनमें कौन सा रसायन यूज होता है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा एलिथ्रिन उसमें होता है एलिथ्रिन ए ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन तो जिनका जिनका उत्तर ए है सबका सही है एलिथ्रिन इसमें होता है मच्छर भगाने वाली दवाओं में अगला प्रश्न है भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ था किस वर्ष लागू होने की बात हो रही है वैसे पेटेंट कानून कई बार आया है आजादी के बाद से इस पे बहस चलने लगी कई बार इसमें अधिनियम पारित किया गया लेकिन ये लागू कब हुआ था तो इसका सही उत्तर है आप लोग बताइए 1970 71 77 72 यानी 1972 77 1900 कब तो 1972 इसका सही उत्तर है डी 1972 में ये 20 अप्रैल को ये लागू हुआ था सही है 20 अप्रैल 1972 सही याद है मुझे और 1972 के में जब ये लागू हो गया था उसके पहले देखा जाए तो इस पे एक समिति भी बनी थी कई बार अधिनियम पारित हुए याद नहीं रखना है एनआर अयंगर की समिति नियुक्त की गई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है यानी कि चार चीजें दी हुई है इनसे किससे निर्धनता नहीं होती है गरीबी नहीं होती है अपर्याप्त समृद्धि दर जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर बेरोजगारी बढ़ती निवेश दर अगर समृद्धि दर अपर्याप्त है तो क्या होगा निर्धनता होगी ऐसे सोचिए लेकिन अगर बढ़ती निवेश दर है डी ऑप्शन जिन्होंने उत्तर दिया है डी ऑप्शन सबका सही है अगर निवेश बढ़ रहा है तो निवेश से रोजगार बढ़ेगा रोजगार से आय बढ़ेगी तो निर्धनता घट जाएगी लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे अगर निवेश बढ़ रहा है तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्योंकि उत्तरदायी नहीं पूछा जा रहा है ठीक है ना अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा गर्म है यानी कि तीन इसमें ठंडी दी हुई है तुरंत सोच लिया कीजिए कि तीन इसमें कोल्ड है और एक कोई है जो हॉट है तो जो हॉट है वो आपको बताना है पेरू फॉकलैंड कनारी अगुलहास कौन सी हॉट है गर्म जलधारा समुद्री जलधाराओं के बारे में जानते हैं ना हम लोग बहुत जल्दी इस पे पहुंचने वाले थे लेकिन खैर वो समय आएगा अभी तो ऑफिस बंद करना पड़ा है स्टूडियो अपना बंद है चलिए देखते हैं तो इसमें आपको सब पता ही होगा लेकिन इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगुलहास जो है ये गर्म है बाकी पेरू फॉकलैंड और कनारी ये ठंडी जलधाराएं हैं अगुलहास गर्म जलधारा है निचले अक्षांशों में पाई जाती है इसलिए ये गर्म होती है और पेरू या पीरू धारा ये ठंडी है प्रशांत महासागर में फॉकलैंड धारा अंध महासागर में ठंडी जलधारा कनारी भी अंध महासागर में और एक ठंडी जलधारा ये है ठीक है ना आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न काइमोग्राफ से क्या मापा जाता है काइमोग्राफ क्या मापता है सोलर रेडिएशन वायु की दिशा शरीर की क्रियाएं आर्द्रता अगर इसमें आपको कहीं पता होगा तो उनको निकाल लीजिए कि वो तो होगा नहीं जैसे जो नहीं होगा उसको कट कर दीजिए दो तो इसमें पता ही है अब दो बचे अब इसमें सोचिए क्या होगा शरीर की क्रियाएं काइमोग्राफ से मापी जाएंगी या फिर सोलर रेडिएशन सोच के उत्तर दीजिए और जिनका भी उत्तर ए है उनका उत्तर सही है क्योंकि सॉरी 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 जिनका उत्तर ये सी है देखिए मुझसे गलत हुआ क्वेश्चन ऐसा थोड़ी ना मुझसे सारे सही हो जाएंगे गलत हो गया और ये शरीर की क्रियाएं
शरीर की क्रियाएं इससे मापी जाती हैं। वायु की दिशा जो है विंड वेन से, सोलर रेडिएशन ये होता है, पायरोहेलियोमीटर होता है ना, पायरोहेलियोमीटर होता है। और आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। सॉरी, मैंने गलत किया। अगला जो प्रश्न है, देश का पहला आधार गांव, बहुत चर्चित हुआ था ये प्रश्न उस समय, लेकिन आधार पे पता नहीं क्यों मुझे लगा कि ये क्वेश्चन एक बार फिर से मतलब आ सकता है। वैसे आएगा नहीं, लेकिन इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी योजना चालू हो रही, कोई भी स्कीम या भी कुछ भी ऐसा हो रहा है जो बड़े लोग कर रहे हैं, बड़े पदाधिकारी, तो उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सही है, देश का पहला आधार गांव तेमली गांव था, महाराष्ट्र में। ठीक है, देश का पहला आधार गांव था। रंजना सोनेवाड़ा का आधार बनाया गया था। दो स्टेटमेंट दिए हैं, भारत में लिंगानुपात 943 है, चीन में लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से अधिक है। आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ना? बताइए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही कथन की पहचान करनी है, उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है केवल एक सही है, 943 ये सही है। लेकिन चीन में लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से अधिक नहीं है, चीन में लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से कम है, तो केवल एक इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्योंकि चीन का जो लिंगानुपात है वो 926 है। अब जब ये जो आंकड़े हैं उस हिसाब से है, फिर से नए आंकड़े जो होंगे तब देखा जाएगा। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? भारत की जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो स्थिर जनसंख्या वृद्धि है या सतत वृद्धि है, या फिर उच्च तीव्र उच्च विकास वाली वृद्धि है, या गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर है? क्या है जनसंख्या वृद्धि, कैसी है? तो भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है वो कैसी है भाई? स्थिर तो है नहीं, ये तो क्लियर ही हो गया, स्थिर जनसंख्या तो नहीं है। सतत वृद्धि, तीव्र उच्च विकास, गिरने की प्रवृत्ति के साथ हुई, तो तीव्र उच्च विकास भी इसमें नहीं हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे प्रवृत्ति, तो गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि इसमें सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। मैं देख लेता हूँ कहीं गलत ना बता दूं, आप लोगों को गलत याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो डी इसका सही। लगभग आंसर मुझे पता होते हैं, कुछ आंसर में मुझे भी कंफ्यूजन होता है ना, क्योंकि सारा कुछ मैं ऐसा थोड़ी ना रट के आता हूँ। अगला जो प्रश्न है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कार्बेट, कान्हा, काजीरंगा, गिर, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले? ये जीके टाइप के प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हमेशा सदाबहार नकबे, मोहम्मद रफी वाले। कोई भी नेहा कक्कड़ आ जाए, टोनी कक्कड़ आ जाए, लेकिन मोहम्मद रफी और उस समय के और जो गायक कलाकार थे, बहुत सारे लोग हैं। बात का एक फेज 90s वाले, किसी से पूछो कौन से गाने पसंद, 90s वाले सब, मुझे तो केवल 90s वाले पसंद आते हैं। तो 90s वाले जो पसंद आते हैं उसमें कुमार सानू और उदित नारायण ये सब आए थे, अलका याग्निक। तो यहाँ पे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे ही ये प्रश्न भी है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहाँ पर की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नैनीताल जिले में है, कहाँ पर? उत्तराखंड में। अगला जो प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? इंग्लैंड, फ्रांस, भारत, जापान। तो सबसे पहले देश तो आप जानते हैं, तो दे देंगे उत्तर, क्योंकि कोई दो तो दिया नहीं है, या स्थान आपको पता हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या? क्या उत्तर है इसका सही? ये वाला है कि ये वाला कि ये वाला, ये वाला? चार ही तो ऑप्शन होते हैं, और इन चार ऑप्शंस में एक उत्तर इसी में होता है, और इसमें भी ढूंढ नहीं पाते हैं आप लोग, बताइए। चार ही तो ऑप्शन है, कोई 100 150 ऑप्शन थोड़ी ना है। ये क्यों है? ए, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। इंग्लैंड में रॉयल बॉटनिक गार्डन की स्थापना 1759 में ही हो गई थी। हमको तो यहाँ गुलाम बनाए थे ये लोग, और वहां पर अपना रॉयल गार्डन बना रहे थे, बॉटनिक गार्डन। तो 2003 में यूनेस्को विश्व स्थल के रूप में भी इसको शामिल किया गया। 40,000 से अधिक प्रजातियां यहाँ हैं, और ये विश्व भर का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है। कृषक दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 23 मार्च, 23 जून, 23 सितंबर, 23 दिसंबर। एक लोगों के गांव के पास के व्यक्ति हैं, है ना, मुझे पता है, वो लाइव होना चाहिए उनको, मतलब उनको इस टेस्ट में पार्टिसिपेट होना चाहिए। अगर वो है तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, कृषक दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को, 23 जून को, 23 सितंबर, 23 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 दिसंबर। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री थे, और उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 23 दिसंबर को पूरे देश में कृषक दिवस मनाया जाता है। हापुड़ जिले में इनका जन्म हुआ था। अच्छे लेखक भी थे, अंग्रेजी पर उनकी अच्छी पकड़ थी, और 5वें प्रधानमंत्री ये भारत के हुए थे। चपकारकूट त्योहार मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और सिक्किम, कहाँ पर मनाया जाता है चपकारकूट त्योहार? उत्तर दीजिए, चपकारकूट कहाँ पर मनाया जाता है? और चपकारकूट जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कहाँ पर? मिजोरम में। बिल्कुल सही उत्तर है मिजोरम में। जिनका भी ऑप्शन सी है उनका उत्तर सही है।
मिजोरम में चपकारकुट त्योहार मनाया जाता है। जो फसलें जो है फसलों के रोपण के संबंध में चाप कारकुट, मीमकुट और पावलकुट, ये 3 प्रकार के दावत हैं, दावतें दी जाती हैं। दावत का मतलब केवल वही वाली दावत नहीं होती है, हाँ? दावत का मतलब खाने-पीने की वैसे भी दावत होती है। तो ये ऐसा मत समझिएगा कि दावत दे दी गई, बस चलो दावत मिल गई, ठीक है? तो चपकारकुट जो है जंगलों के काटने और झूमों को जलाने के बीच में जो समय महत्वपूर्ण बसंत उत्सव होता है, जैसे वहाँ पे झूम खेती की जाती है ना, तो उसके बीच के समय में चपकारकुट मिजोरम में मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं नॉर्वे सरकार, स्विट्जरलैंड सरकार, स्वीडन सरकार, स्वीडिश अकादमी, किसके द्वारा दिए जाते हैं? सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। सरल प्रश्न में गलतियां खूब होती है, ये ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए। जो व्यक्ति बहुत सरल आपको लगे वो खतरनाक होगा तो बहुत दिक्कत देता है, और जो दिख ही रहा है गुंडा है उससे तो आप बच के रहते ही हैं, पास में जाना। ऐसे प्रश्न भी होते हैं, ठीक है? तो प्रश्न भी ऐसे ही होते हैं, बताइए, उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो ये नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं। तो इनमें जो सी ऑप्शन है, सॉरी, डी ऑप्शन स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं, तो जो डी ऑप्शन है ये सही है, डी जिनका भी उत्तर है। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किए गए थे। शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और इसमें जो पुरस्कार दिए जाते हैं ये स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन थे? कालिदास, भास, भवभूति, राजशेखर, किसकी रचना है स्वप्नवास दत्ता? बताइए, उत्तर दीजिए। मुस्कुराते रहिए, अच्छे से मुस्कुरा के उत्तर दीजिए, जिससे कि जो पढ़े वो याद हो जाए। अगर रोते हुए मानो मुझे नहीं आता ऐसे उत्तर देंगे तो ये गलत हो जाएंगे प्रश्न, बाद में याद भी नहीं होंगे। और इसके जो लेखक हैं वो है भास। कौन है? भास। स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं भास। तो याद कर लीजिए, भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं। महाकवि भास जो थे उसमें टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से इनको प्राप्त किया। स्वप्नवास दत्त और चारु दत्त महाकवि भास की प्रमुख रचना है। एक चारु दत्त है, चारु का मतलब होता है सुंदर, ठीक है? अगला जो प्रश्न है, बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है, क्या है? न्यूट्रिनो, लेप्टॉन्स, हिग्स बोसान, मेसॉन्स। न्यूट्रिनो होगा कि हिग्स बोसान? खूब कंफ्यूजन होता था इसमें लोगों को, बहुत ज्यादा। अब इसकी चर्चा तो हमेशा चलती ही रहती है, तो ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बहुचर्चित जो गॉड पार्टिकल है वो क्या होता है? वो वास्तव में हिग्स बोसान है। क्या है? हिग्स बोसान। तो जिनका भी उत्तर होगा क्या? सी, उनका उत्तर सही है। ये हिग्स बोसान है। 1964 में इसकी परिकल्पना की गई थी, तब से ये लगातार चर्चा में ही चल रहा है। 14 मार्च 2013 को इसका प्रायोगिक सत्यापन भी किया गया। और वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को क्या कहा जाता है? गॉड पार्टिकल, सूर्य कण कहा जाता है ना? हिग्स बोसान कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर हिग्स और बेल्जियम के फ्रांसा एंगलर्ट है। इनका पूरा नाम है फ्रांसा एंगलर्ट, ध्यान रखिएगा। टैकियान से क्या तात्पर्य है? प्रकाश गति से तीव्र चलने वाले कण, भारी नाभिक वाले अणु का भाग, वायु में ध्वनि की गति से तीव्र गति से चलने वाले कण, या चालक कंपन की मात्रा? उत्तर दीजिए। एक्चुअली लाइट नहीं जल रही है इसलिए मेरा चेहरा इतना डल दिख रहा है। आप लोग परेशान मत होइएगा कि मैं इतना क्यों डल दिख रहा हूँ, ठीक है ना? खाली समय है तो क्या करूं, बीच में यही बोल रहा हूँ। टैकियान से क्या तात्पर्य है? एक्चुअली लाइट पीछे चल रही है, इस कारण से ऐसा है। अभी देख रहा हूँ कि वहां अंधेरा अंधेरा लग रहा है। तो टैकियान से क्या तात्पर्य है? तो जो टैकियान है ये प्रकाश की गति से तीव्र गति से चलने वाले जो कण होते हैं, प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेज चलने वाले, उनको टैकियान कहा जाता है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है ऐसे कण जो प्रकाश की गति से तीव्र गति से चलते हैं। इसका अर्थ ही यही होता है, टैकियान। टैकियान याद रखिएगा, किसी का नाम ना याद दे रख दीजिएगा टैकियान, बहुत तेज कोई चलता हो। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता जनसंख्या का प्रतिशत 77.7%, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है, देश की कुल ग्रामीण आबादी का 18.63% उत्तर प्रदेश में निवास करता है। यूपी में इतना रहता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? पहला दूसरा दोनों सही है, या फिर कोई एक सही है, या कोई भी सही नहीं है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि दोनों सही है। अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या 77.7% है, यानी कि 22.3% जो जनसंख्या है वो शहरी जनसंख्या है। और देशों की कुल आबादी का 18.63% उत्तर प्रदेश में निवास करता है। ये भी बात सही है,
पूरे देश में अगर देखें ग्रामीण आबादी जितनी भी होती है उसका 18.63% उत्तर प्रदेश में रहता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देश में प्रथम स्थान है ग्रामीण आबादी के मामले में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनगणना 2011 के अनुसार ही बताना है क्योंकि 21 की अभी जनगणना हुई नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले वैधानिक नगरों की संख्या 7 है और भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो वैधानिक नगर है उनकी संख्या 53 है, 53। क्या ये दोनों सही है? ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। 10 लाख से जो अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं उसमें कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद और एक कौन सा बचा? वाराणसी। ये शहर है और भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 शहर है। लिस्ट यहाँ पर नहीं दी, गूगल करके पढ़ लीजिएगा, वैसे पता ही आपको होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसको करिए फिर करंट अफेयर पे चलते हैं। 5 प्रश्न इसके देखते हैं। भारत के पास विश्व का 2.4% धरातलीय क्षेत्र है और कथन दूसरा है कि यहाँ विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। जनगणना 2021 में जो हुई थी सेंसस 21 के दौरान जो आंकड़े आए थे उन्हीं के आधार पर आपको इसको बताना है। तो उत्तर दीजिए, क्या इसमें सही है? दोनों सही है या केवल एक सही है, केवल दो? और इसमें दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है ना? भारत की जनगणना जब 2011 में हुई थी तो कितना 1 अरब 21 करोड़ 19 लाख 1,93,422 ये जनसंख्या थी और दुनिया के क्षेत्रफल का 2.54% यहाँ पर केवल मिलता है, लेकिन जनसंख्या देखें तो पूरी दुनिया की 17.5%। तो कोरोना के समय इस कारण से भी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है क्या जनसंख्या, क्षेत्र तो बहुत ज्यादा है नहीं। अगला जो प्रश्न है वो करंट का प्रश्न है, फरवरी मंथ का करंट अफेयर है। अंतरिक्ष उद्यमिता और उद्यम विकास सीड किस संगठन की पहल है? उत्तर दीजिए, इसरो, नासा, डीआरडीओ, इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? उत्तर दीजिए, बताइए। इस समय नाक में खुश्की हुआ करती है, बार बार हाथ ऐसे लगाना पड़ता है, ऊपर ही लगाना पड़ता है ना, लेकिन ऐसे बार बार लगाना पड़ता है। ठीक है, बताइए। तो ये जो पहल है ये इसरो की पहल है। किसकी? इसरो की। और इसका फुल फॉर्म है स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट, तो ये ध्यान रखिएगा। और अध्यक्ष जो इसरो के हैं के सिवान। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्होंने बताया कि स्टार्टअप्स और एमएसएमई को प्रारंभिक चरण का प्रोत्साहन प्रदान करना इसका लक्ष्य है। अगला जो प्रश्न है, 21 फरवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दिवस? व्यापार नहीं होता है, व्यापार, व्यापार दिवस। बताइए क्या है? 21 फरवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस या क्या मातृभाषा दिवस? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में 21 फरवरी को मनाया जाता है। 14 फरवरी से एक हफ्ते बाद अंतर्राष्ट्रीय माता, ठीक है ना, मातृभाषा दिवस। किसकी माता? भाषाओं की। इसकी घोषणा सर्वप्रथम यूनेस्को ने की थी नवंबर 1999 में, 17 नवंबर 1999 में। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लाइन ऑफ क्रेडिट विकासशील देशों को रियायती ब्याज दरों पर दिया जाने वाला एक सॉफ्ट लोन होता है। क्या ये सही है? और दूसरा है लाइन ऑफ क्रेडिट एक प्रकार का अनुदान होता है। दोनों में से कौन सा सही है या एक भी सही नहीं है? सोच कर उत्तर दीजिए, सोच कर उत्तर दीजिए। लाइन ऑफ क्रेडिट जो होता है ये बिल्कुल सही दिया है पहला, कि ये रियायती ब्याज दरों पर दिया जाने वाला एक सॉफ्ट लोन होता है। सॉफ्ट लोन का मतलब लोन जब आप लेते हैं किसी से, कभी महीने का खर्चा खत्म हो गया तो फ्रेंड से लेते नहीं है, तो उसको वापस करना होता है। उसमें कोई ब्याज वाज नहीं होता है। आप 500 लेते हैं, 5000 लेते हैं तो वापस कर देते हैं। अब अगर पहला सही है तो दूसरा वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि लाइन ऑफ क्रेडिट एक प्रकार का यहाँ दे रहा है अनुदान, तो दोनों तो हो नहीं सकता। अनुदान जो होता है वो कभी वापस नहीं होता। जैसे आपने किसी की हेल्प कर दी, तबीयत खराब थी तो आपने 500 की दवा खरीद के दे दी और मतलब उसको बाद में लिया नहीं, इस तरीके का, या कैसे भी हेल्प कर दी तो वो अनुदान हो। दोनों तो सही होगा नहीं, तो पहला सही है दूसरा गलत। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। लाइन ऑफ क्रेडिट हो ही चुका है। कार्बन निगरानी यानी कार्बन वॉच की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? केरल, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ये चंडीगढ़ है। कार्बन निगरानी, कार्बन वॉच को शुरू करने वाला ये केंद्र शासित प्रदेश है। किसी व्यक्ति के कार्बन पदचिह्नों का आकलन करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन ये होता है और कार्बन पदचिह्न किसी विशेष मानव गतिविधि के परिणाम स्वरूप वातावरण में उत्सर्जित होने वाली ग्रीन हाउस गैस, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होते हैं।
अंतिम प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप यूपीपीसीएस और आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस जरूर करिए। ये टेस्ट सीरीज आप हमसे भी ले सकते हैं या कहीं से भी आप लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस करिए। हमसे लेंगे तो अच्छी टेस्ट सीरीज मिलेगी, ऐसा है। हमारी टेस्ट सीरीज ठीक है, बढ़िया है, उसको प्रैक्टिस करने के बाद अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। 6307281212 हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, तो उस पर आप जानकारी ले सकते हैं, या हमारा ऐप आईएएस प्रेप अकेडमी ऐप डाउनलोड करके भी आप इन चीजों को ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, पैंगोंग त्सो झील किस प्रकार की झील है? खारे पानी, मीठे पानी, मौसमी झील, इनमें से कोई नहीं। कैसी झील है? पैंगोंग त्सो झील, त इसमें साइलेंट होता है, टी ऐसे तसो लिखा जाता है, लेकिन इसको सो पढ़ा जाता है ना, तसो ऐसे लिखा जाता है लेकिन सो पढ़ा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो झील है, ये आपको ऐसे लग रहा होगा मीठे पानी की झील, लेकिन ये है खारे पानी की झील। पैंगोंग का अर्थ होता है समीपता, और तिब्बती भाषा में तसो का अर्थ होता है झील, तो समीप झील इस तरीके का त्सो का अर्थ है। त्सो लद्दाख हिमालय में 14,000 फुट की से अधिक ऊंचाई पर एक लंबी सक्रिय गहरी एंडोर्फिक लैंडलॉक झील है। खारे पानी की ये झील शीत ऋतु में जम जाती है, और ये आइस स्केटिंग और पोलो के लिए एक उत्तम स्थान मानी जाती है। आइस स्केटिंग अगर आपको करना है तो यहाँ जा सकते हैं। कैसे लगा ये सेशन जरूर आप लोगों को बताएं, और इसको स्टेटस पे लगाते हैं तो इतनी खुशी मिलती है। कई लोगों ने कल भी लगाया, अच्छा लगता है मुझे। अरे किसी के स्टेटस पे पहुंचना आसान बात थोड़ी ना है, लेकिन क्यों नहीं पहुंचूंगा, आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा मन होगा वो करिएगा, लोगों तक शेयर करिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।